जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मनाली के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि किस तरीके से हमको वहाँ जाना है, कौन से सीज़न में जाना है, क्या उसकी बजट होंगी और टोटल खर्चा कितना आएगा, कहाँ कहाँ हमको घूमना है और साथ ही साथ मेरे होटल के फेयर और खाने पीने के फेयर कितने आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप शिमला और मनाली दोनों को कवर करना चाहते हैं, दोनों घूमना चाहते हैं, तो शिमला की मैंने सेपरेट वीडियो आपको दे चुकी है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर भी आ रहा है और आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप शिमला भी घूमना चाहते हैं तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं मनाली की यात्रा के लिए। दोस्तों मनाली हमारा जो फेमस है वो फेमस है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्नो एक्टिविटीज के लिए। लेकिन आपका उद्देश्य जो है घूमने के नाम से सिर्फ बर्फ देखना है तो आप डायरेक्ट मनाली आ सकते हैं, आप शिमला को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि शिमला में बर्फ तो देखने को मिलती है लेकिन केवल और केवल 3 महीनों के लिए, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इन 3 महीने में ही आपको शिमला में कुफरी में बर्फ देखने को मिलेगी। बाकी टाइम में शिमला में स्नोफॉल नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई आइस होता है वहां। और अगर आपको स्नोफॉल देखना है, स्नो एक्टिविटीज करनी है, तो आप डायरेक्ट मनाली पहुंच सकते हैं। मनाली हम कैसे पहुंचे? मनाली आने के लिए हमारे पास एक ही जरिया है, वो है बाई रोड। मनाली हमारा शिमला से अगर मैं दूरी बताऊं तो शिमला से मेरी मनाली की दूरी लगभग 250 किलोमीटर पड़ जाती है और ये हमारा लगभग 8 से 9 घंटे का रास्ता होता है। शिमला से मनाली पूरा घाट सेक्शन है, पूरे बड़े बड़े कर्व हैं, एकदम शार्प एजेस हैं, जो कि पूरे पहाड़ों पे रास्ते बने हुए हैं। तो शिमला से मनाली आप बस के द्वारा भी आ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई टूर पैकेज करवाए हैं तो टूर पैकेज में आप बाई कार भी आ सकते हैं, और यदि आपकी पर्सनल गाड़ी है तो आप पर्सनल गाड़ी से भी शिमला से आ सकते हैं, अगर आप शिमला घूम रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यूएशन में आप मनाली घूमते हैं। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि अगर आप शिमला के बाद कुल्लू और मनाली को भी कवर करना चाहते हैं तो आप इसी रूट को फॉलो करिए, और ये हमारा लगभग 250 किलोमीटर पड़ जाता है। मनाली पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि अगर आप जिस भी शहर से आ रहे हैं, जिस भी स्टेट से आप आ रहे हैं, चाहे वो साउथ स्टेट हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, कहीं से भी आप आ रहे हो, वहां से आपको सबसे पहले दिल्ली आना है। तो दिल्ली के बस स्टैंड चले जाइए, यानी कि कश्मीरी गेट बस स्टैंड। कश्मीरी गेट बस स्टैंड में आपको वॉल्वो बस डायरेक्टली मिलेगी मनाली के लिए, जिसका किराया लगभग 1200 रुपए होता है एक व्यक्ति का, और ये सेमी स्लीपर बस होती है। मनाली जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का स्लीपर बस नहीं मिलेगी। इसका कारण ये है दोस्तों कि मनाली हम जाते हैं, मनाली हमारा पूरा पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ पे ही हमारे रोड बने हुए हैं। अगर स्लीपर बस ला दिया जाएगा तो ये बस का संतुलन बिगड़ सकता है, बस का बैलेंस बिगड़ सकता है, इसलिए वहां पे स्लीपर बस नहीं चलती है। जो भी चलती है तो सीटिंग बस चलती है या फिर हमारी सेमी स्लीपर बस चलती है। तो आप सेमी स्लीपर बस हायर करिए, आराम से आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश की अगर आप स्टेट बस लेते हैं तो आपका किराया तो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका किराया 600 रुपए होता है, लेकिन आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ बैठे बैठे हालत खराब हो जाती है। और मनाली हमारा लगभग 13 से 14 घंटे का रास्ता है। दिल्ली से मनाली इतनी पड़ जाती है क्योंकि इसकी दूरी हमारी 530 किलोमीटर होती है, जो कि काफी ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों है आपका मनाली पहुंचने का, वो है चंडीगढ़ से मनाली। चंडीगढ़ से मनाली की जो दूरी है वो 290 किलोमीटर है। चंडीगढ़ भी आप आ सकते हैं, चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन भी है। चंडीगढ़ से आप वहां सेक्टर 43 बस स्टैंड चले जाइए, और सेक्टर 43 बस स्टैंड से आपको आराम से ढेर सारी यहाँ पे बसेस मिलेंगी, जो कि मनाली के लिए आपको अवेलेबल होगी। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी मैंने बताया 290 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से मनाली हमको लगभग 9 से 10 घंटे लग जाते हैं, और इसमें भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप सेमी स्लीपर बस ही प्रीफर करिए। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस मत करिएगा, क्योंकि काफी स्पीड चलाते हैं और शार्प कर्वेचर है पूरे पहाड़ में, जिससे आपको सर दर्द की समस्या या फिर वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सेमी स्लीपर बस करिए, काफी आरामदायक सफर होता है, जिससे पता भी नहीं चलता, जर्क भी महसूस हमको नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, कुल्लू और मनाली आप दोनों नाम सुने हैं। कुल्लू मनाली हालांकि एक जगह नहीं है, ये अलग अलग जगह है। कुल्लू पहले पड़ता है और उससे 30 किलोमीटर और आगे हमारा मनाली पड़ता है। दोस्तों कुल्लू की अगर मैं बात करूं तो कुल्लू में कुछ खास घूमने की जगह नहीं है। कुल्लू में केवल आपको 2 ही चीज कर सकते हैं। पहला तो आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, दूसरा आप वहां पे शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए फेमस है कुल्लू में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जो कि शॉल फैक्ट्रीज हैं। तो आप शॉल अगर परचेस करना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छे और सस्ते दाम पे आपको शॉल वहां पे मिल जाएगा, तो आप वो कर सकते हैं। तो कुल्लू में आपका स्टे बेसिकली नहीं है, वो रास्ते में चलते चलते आप चीजें कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बस से आ रहे हैं तो फिर आपका कुल्लू मिस हो जाएगा, क्योंकि बस वाला आपके लिए तो रोकेगा नहीं। तो अगर आप वहां कुछ समय रुक कर आगे अपनी यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप रुक के भी शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर आपका टूर पैकेज में कोई आपकी पर्सनल गाड़ी है तो फिर उस केस में तो आप आराम से कुल्लू कवर कर सकते हैं। तो कुल्लू में बेसिकली आप समझ गए होंगे कि हमारा रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है और दूसरा हमारा शॉपिंग के लिए फेमस है, और शॉपिंग में भी हमारा शॉल के लिए काफी फेमस है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मनाली कब जाएं।
पिछली वीडियो में मैंने शिमला में आपको बता दिया था, शिमला में बर्फ सिर्फ और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही रहती है, जो कि कुफरी में रहती है। और मनाली में जो बर्फ रहती है वो रहती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये 4 महीने में आपको बर्फ देखने को मिलेगी मनाली के अंदर। और इन 4 महीने के बाद अगर आप जाते हैं, यानी कि अगर आप समर में जाते हैं मार्च के बाद, या फिर आप जून जुलाई में जाते हैं, तो उस केस में मनाली में आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। शिमला में तो खैर नहीं मिलती है, लेकिन मनाली में भी देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन ये आया होगा मैं बर्फ देखूंगा कहाँ? तो दोस्तों उस केस में आपको बर्फ देखने को मिलेगा रोहतंग पास में। रोहतंग कहाँ है? रोहतंग हमारा मनाली से 50 किलोमीटर और आगे, यानी कि हिमालय चोटी की तरफ वो हमको और चढ़ना है, जिसमें रोड बनी हुई है। 50 किलोमीटर आप गाड़ियों से जा सकते हो और वहां जाकर आप हर वो एक्टिविटीज कर सकते हो और अपना आनंद उठा सकते हो। तो रोहतांग में आप जा सकते हो। रोहतांग भी हमारा मई, जून और जुलाई 3 महीने ही खुला रहता है, क्योंकि इस बीच में ना तो शिमला में बर्फ होती है और ना तो मनाली में बर्फ होती है। तो जितने भी यात्री रहते हैं सब रोहतांग जाते हैं, लेकिन रोहतांग जाने का एक अलग पास होता है। कहने का मतलब ये है कि रोहतांग जाने के लिए आपको परमिट बनवानी पड़ती है। इसका कारण ये है कि वो जो मार्ग है, यानी कि जो मनाली लेह मार्ग है, उसी मार्ग में रोहतांग पड़ता है और सिंगल लाइन है। तो यहाँ पे परमिशन का मतलब ये होता है कि आपको टाइम के आधार पे वो वहां पे निकालते हैं, क्योंकि अगर वहां भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो रास्ते ब्लॉक होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। और वैसे भी समर वेकेशन में काफी भीड़ होती है, जिससे रास्ता ब्लॉक बिल्कुल हो सकता है। इसलिए वहां पे परमिशन लेनी पड़ती है और रोहतांग का एक अलग किराया लगता है। गाड़ी वाले रोहतांग का अलग किराया लेंगे, जो कि आपको मनाली से डायरेक्टली आप किराया वहां करके भी आप जा सकते हैं। रोहतांग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। रोहतांग जाने के लिए आपको एक मनाली से सरकारी बस भी चलती है, जिसका किराया 600 रुपए है, तो उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। रोहतांग कैसे जाना है, क्या घूमना है, क्या क्या हमको करनी है, कितना कॉस्ट आएगा, उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी फिर हम लोग मनाली को कवर करते हैं। दोस्तों मनाली में अब बात आती है रुकने का। तो होटल्स आपको बहुत अवेलेबल मिल जाएंगे मनाली में, जिसका किराया लगभग 1000 से 1500 के बीच में होगा। इसके नीचे होटल शायद ही देखने को मिलेंगे, अगर मिलते भी हैं तो उसकी फैसिलिटीज कुछ पुअर रहेगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप 1000 से 1500 होटल ले लीजिए, जो कि काफी अच्छे होटल्स रहते हैं। खाने पीने का दोस्तों अगर मैं बात करूं तो खाने पीने का जो थाली सिस्टम है वो 150 रुपए से 180 रुपए के बीच में आपको वेज थाली भी मिल जाएगी, और नॉन वेज भी आपको 200 के अंदर थाली सिस्टम में मिल जाएगा, चाहे वो लंच हो चाहे डिनर हो। और ब्रेकफास्ट भी आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा चीप प्राइस में। अगर आप होटल में रुके हैं तो आप वहीं पता कर लीजिए क्या वहाँ रेस्टोरेंट है, तो आप वहां से भी खा सकते हैं। अदरवाइज आप बाहर भी होटल खा सकते हैं। खाना काफी अच्छा मिलता है मनाली में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कितने दिन के लिए हमको मनाली आना है, दोस्तों आप मनाली 2 दिन का ट्रिप बनाइए। मनाली में आप ऐसा पहुंचे कि आप मॉर्निंग के टाइम पे मनाली पहुंच जाए, तो डे 1 आपके लिए पूरा रहे घूमने के लिए, जिससे आप मनाली के लोकल साइट से घूम सकते हैं। और एक दिन आप दीजिए सोलांग वैली में। दोस्तों हमारा सोलांग वैली स्नो से फेमस तो है, साथ ही साथ उसकी नेचुरल सराउंडिंग, उसकी जो ब्यूटी है, उसमें जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, काफी अच्छे होते हैं। दूसरा वहां पे व्यास नदी पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, वहां पे हॉर्स राइडिंग करने की भी व्यवस्था है, और स्नो स्कूटर भी कर सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं, और जॉर्बिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सोलांग वैली में देखने को मिलेंगी। हर चीज आप सोलांग वैली में कर सकते हैं। मनाली से आपको सोलांग वैली लगभग 24 किलोमीटर पड़ता है, और ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। सोलांग वैली में कम से कम आप एक दिन तो जरूर दीजिएगा। दोस्तों सोलांग वैली में आपको वहां ऊपर जाने के लिए, सोलांग वैली में दोस्तों ये रोड तक आपकी गाड़ी जाएगी, और रोड के ऊपर जब आपको जाना पड़ेगा तो उसकी दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर होती है, जो कि पूरे पत्थर से होते हैं। दोस्तों वहां पे हमारी जाती है मोटर बाइक। दोस्तों ये है मोटर बाइक। मोटर बाइक में एक तो ड्राइवर बैठेगा जिसकी गाड़ी है, और उसके पीछे वो 2 पैसेंजर लेगा। एक गाड़ी का किराया वो 1000 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन आप बार्गेनिंग करा के 700-800 रुपए भी करा सकते हैं। वो आपको लेके जाएगा सोलांग वैली पॉइंट पर, जहां हमारी जितनी भी एक्टिविटीज करनी है स्नो पॉइंट, वहां पे लेके जाएगा, और वो वापस भी आपको लेके आएगा। इसका वो कॉस्ट लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच होती है। आप बार्गेनिंग करवा सकते हैं। तो जितने आप मेंबर रहेंगे उसके हिसाब से आपको मोटर बाइक करानी पड़ेगी। एक मोटर बाइक पे 2 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कहाँ कहाँ घूमना है। तो दोस्तों मनाली में सबसे फेमस है मॉल रोड, जो कि आपको फास्ट फूड, जंक फूड काफी कुछ खाने को मिलेगी। इसके साथ वहाँ हैंडक्राफ्ट मार्केट है, और सस्ते सस्ते सामान भी मिलते हैं। विंटर कपड़े भी काफी चीप प्राइस में मिल जाते हैं। तो आप वो मॉल रोड को भी कवर कर सकते हैं। मॉल रोड में माहौल अच्छा होता है, और वो मॉल रोड आप इवनिंग के टाइम पे ही कवर करिएगा। दोस्तों वहां मनाली से कुछ दूरी पर हमारा हिडम्बा टेम्पल भी है। हिडम्बा टेम्पल में बेसिकली वहां पे हिडम्बा माता का मंदिर है, जो कि महाभारत में जो पांडव थे उनकी भीम की पत्नी हमारी हिडम्बा कहलाती थी। वहां उनका मंदिर है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। वहां की भी जो ब्यूटी है, जो नेचुरल सराउंडिंग है, काफी अच्छी है, जो कि फोटोशूट के लिए पर्पज से भी काफी अच्छा है, और वहां भी आप जाके कवर कर सकते हैं। अगर आप सीजन में जा रहे हैं हिडम्बा माता टेम्पल के ऊपर ये बर्फ की चादरें आ जाती हैं, तो आप वहां भी कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगला है हमारा वशिष्ठ टेम्पल।
वशिष्ठ टेम्पल दोस्तों एक मंदिर है और साथ ही साथ वहाँ एक बाथ भी है। बाथ का कहने का मतलब है कि वहाँ गर्म पानी का स्रोत होता है, वहाँ से जमीन से गर्म पानी निकलती है और वहाँ लोग नहाते भी हैं। दोस्तों यहाँ पे पैर डुबाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ स्नान भी करते हैं, तो वहाँ के लोगों का हैबिट होती है। लेकिन अगर आप कहीं साउथ से आ रहे हैं, फिर अगर आप मध्य भारत से आ रहे हैं, तो आप वहाँ नहा नहीं पाएंगे, बट आप वहाँ देख सकते हैं धरती से गर्म पानी निकलता है और किस तरीके से वहाँ आनंद आता है। ठंडे ठंडे वातावरण पे अगर आप वशिष्ठ बाथ के पास जाते हैं, काफी आपको अच्छा फील होता है, एकदम गरम गरम एहसास होता है, काफी अच्छा वो एंजॉय उसको भी कर सकते हैं। वहाँ एक मंदिर भी है, वो मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 दिन तो आपका मनाली ये हो गया, और तीसरे दिन अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो ऑफ सीजन में आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ऑफ सीजन में अगर आप जा रहे हैं तो उस केस में आपको एक दिन और ऐड करना पड़ेगा, और वो है आपका रोहतांग पास। तो रोहतांग पास को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रोहतांग पास जाने की जो प्रोसीजर है और जाने का जो खर्चा है सब इस ट्रिप से अलग होती है, क्योंकि रोहतांग एक अलग ही स्पॉट हो जाता है, इसलिए उसकी हर चार्ज किया जाता है। एक चीज यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप मनाली से रोहतांग के लिए कोई गाड़ी लेते हैं, रोहतांग जाके आप इंजॉय करके आना चाहते हैं, तो उसका किराया इन लोग 15,000 से 17,000 चार्ज करते हैं। बहुत ज्यादा फेयर चार्ज करते हैं। इसका कारण यह है कि ये ऑन सीजन का प्राइस है, और यही अगर ऑफ सीजन आप जाएंगे तो इन लोगों का रेट उतर के सीधे 5,000 भी आ जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि आप ऑफ सीजन में जाइए तो आप बर्फ भी देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपकी बजट भी काफी कम देखने को मिल जाएगी। तो इन लोगों का रेट 5,000 हो जाता है। तो दोस्तों ये टोटल मनाली के ट्रिप का एक परफेक्ट प्लानिंग था। यहाँ पे अब लास्ट बात करते हैं बजट, कितनी यहाँ पे हमारी बजट आ जाएगी मनाली। तो दोस्तों जो मैं बजट बता रहा हूँ, इसमें मैंने आपके शॉपिंग का इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि शॉपिंग आप अपने हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पे मैंने उसका इंक्लूड नहीं किया है। जो मैं बजट बता रहा हूँ वो मैं आपके होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, टैक्सी का खर्चा और वहाँ के स्नो एक्टिविटीज का खर्चा, अगर आप कोई स्नो एक्टिविटी करते हैं उस केस में मनाली का जो टोटल कॉस्ट है वो आपका एक व्यक्ति का लगभग मान के चलिए 3,000 के आसपास आ जाएगा। ये 3,000 आंकड़ा एक जन का मैं बता रहा हूँ, इसमें फैमिली सहित इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे होटल के खर्चे, खाने के खर्चे, और अब जो भी एक्टिविटीज करते हैं और जो भी आपका जहाँ पे टैक्सी फेयर लगेगा, उस सब फेयर को अगर मिलाया जाए तो 3,000 रुपए एक व्यक्ति का आ जाएगा। और ये जो फेयर है दोस्तों, ये सिर्फ 2 दिन के लिए है। अगर आप मनाली में ज्यादा दिन रुकना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपका फेयर बढ़ता चला जाएगा, और आप हर स्नो एक्टिविटीज करते हैं तो उस केस में भी आपका फेयर बढ़ेगा। तो आप वो अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि आपका फेयर कितना आएगा। तो इसमें आपके कुछ बस के किराए भी हैं, ट्रेन के किराए भी हैं, तो वो अलग हैं। वो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस शहर से आ रहे हैं, उस हिसाब से आपका क्या खर्चा है। और फ्लाइट के खर्चे भी यहाँ पे मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने रोहतांग का किराया नहीं जोड़ा है, क्योंकि रोहतांग का मैंने आपको अभी बताया, अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो अगर आप एक इनोवा भी बुक करते हैं तो इनोवा भी आपकी 5,000 में रोहतांग छोड़ के वापस घुमा के ले आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और कौन सा ट्रिप का आप वीडियो चाहते हैं। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद।